हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, वो 70वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और 70वीं बीपीएससी को डेट अब निकल गया है फ्रेंड्स, 17 नवंबर को होने वाला है, निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आया है कुछ 2 दिन पहले। तो ये आज का टेस्ट देख लेंगे फ्रेंड्स, सेक्शनल टेस्ट है। ये 14 नंबर टेस्ट नंबर 14 है और ये इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे 120 क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर जो 16 से 31 जुलाई जो करेंट कॉन्सेप्ट करके आता है ना, उसमें से दिया हुआ है। इसमें से टोटल 30 क्वेश्चन है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये तो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 14, इससे पहले एडुटेरिया का सेट नंबर 13 तक आ चुका है और एक फुल लेंथ टेस्ट भी आ गया है जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये सेट मेरा छूट गया था, मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 14। और इससे पहले खान ग्लोबल स्टडी का और परम IAS का भी टेस्ट सीरीज हो रहा है और SDM राहुल सर का और परम IAS का भी टेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एडुटेरिया का करेंट अफेयर जो ईयरली और करेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है वो भी जनवरी टू जुलाई हो चुका है। ईयरली अभी आ गया है, तो वो भी कुछ कुछ वीडियो में अपलोड कर दी हूँ। और साथ ही साथ एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो बिहार स्पेशल है। और इम्तियाज अहमद का भी बुक हो रहा है फ्रेंड्स, और अभी बिहार एटलस स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो वो भी मैं आपके थ्रू में मतलब बिहार स्पेशल करवा रही हूँ। और साथ ही साथ एडुटेरिया का बिहार जीके भी MCQ बुक में है, तो वो आप कर लीजिएगा ना, तो बिहार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार होता है। फिर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो अभी हम लोग को जो PDF प्रोवाइड होता है ना, हम लोग PDF, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं तो ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाती, तो हम लोग को PDF इसी तरीके से प्रोवाइड होते हैं जिसमें क्वेश्चन और साथ में आंसर सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है और यहाँ पे चैप्टर नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर आप जाके बुक पढ़ सकते हैं तो जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सत कथन क्या होगा? तो वस्तुओं का उत्पादन व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार होता है, तो बिल्कुल गलत है। और इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में व्यक्तियों की क्रय क्षमता का ध्यान में रखा जाता है, तो क्रय क्षमता के व्यक्तियों का क्रय क्षमता नहीं ध्यान रखा जाता है क्योंकि सरकार के द्वारा व्यक्ति सारे समान होते हैं। जैसे कि बहुत अगर अमीर है तो बहुत ज़्यादा क्रय कर लेते हैं और जो गरीब है तो नहीं, तो इसके लिए वो क्या करता है, तो वो उसका ध्यान में नहीं रखा जाता, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर है ए, मतलब पहला दूसरा सही है और पहला तीसरा गलत है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि सैद्धांतिक माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, न कि आवश्यकता के आधार पर, तो उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं होता है। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र को अपने नागरिकों के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्तियों का कोई स्थान नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, परिप्रेक्षात्मक योजना के संदर्भ में सत्य कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। और यह भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि के लिए होती थी और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और ये हमारी योजना के वर्ष 2017 तक प्रलेखों में 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त होता है। और अभी पंचवर्षीय योजना बंद हो गया है फ्रेंड्स, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। फिर भी अभी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो रूस था ना, रूस था जो डिवाइड होने से पहले सोवियत संघ था, तो इसे वहीं से ये पंचवर्षीय योजना लिया गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जो उस टाइम नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी और इसे इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के योग का सूत्रपात हुआ था।
नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का है समृद्धि, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। तो क्या क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, समृद्धि है, आधुनिकीकरण है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समानता है, विकास नहीं है उसका। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो योजना स्पष्ट लक्ष्य होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका सत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ेंगे कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका होगा समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तो ये सही है। और आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि होती है। तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही था। इसका आंसर हो जाएगा डी। और कोई भी इसमें असत्य पूछ रहा था तो इसमें असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो स्वतंत्रता हमारा देश कब हुआ था? तो 1947 में। तो आपको पता ही होगा, हर किसी को पता है। तो स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% थी। ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या है कि 1950 से 1990 की अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान तथा कृषि पर निर्भरता जनसंख्या दोनों में बहुत कमी आई है। और उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में खपा नहीं सका है। तो ये तो सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कथन एक गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। तो भारत में 1950 से 1990 की अवधि में जीडीपी में कृषि अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भरता जनसंख्या के अनुपात में नहीं हुई है। और जो 1950 में कितना था? तो 1950 में 67.50% थी, जबकि 1990 में 64.9% ही हो पाई है। तो कमी नहीं आई है, ज़्यादा कमी तो नहीं हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में इतनी उत्पादित वृद्धि में न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी। फिर भी इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने का क्या आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खपा नहीं पाया है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक आधारित था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उद्योग में लाइसेंस पद्धति द्वारा राज्य के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? तो ये पिछड़े लोगों में उद्योग को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है 1955 की कार्य समिति का संबंध किससे है? तो कार्य समिति के संबंध लघु उद्योग से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कार्य समिति भी कहा जाता है, इस बात की संभावना पर विचार किया गया था कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति को आयात प्रतिस्थापन का अर्थ बताया गया है। फिर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सरकार द्वारा बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के लिए रखने के कारणों में शामिल है। क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स? तो भारत के उद्योगपतियों के पास निवेश के लिए अपेक्षित पूंजी की कमी, बड़े बाजार की कमी या समाजवाद। तो इसका और कौशल की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 तो है। भारत में कौशल की कमी नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रथम सात पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे सत कथन पूछ रहा है, फिर ध्यान रखिएगा। तो सत कथन क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में विविधता आई है।
लघु उद्योग का संवर्धन हुआ है और विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के कारण इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देसी उद्योग का विकास हुआ है। तो इसका कथन आंसर इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। और यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था के लिए एक शीर्ष स्थान रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई थी। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था के समन्वय पे लिए एक शीर्ष स्थान रखता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक बैंकिंग कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सामाजिक बैंकिंग कब प्रारंभ हुआ, तो 1969 को। तो आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है, तो बिल्कुल सही है। और इसने ग्रामीण क्षेत्र में बचत की आदत को बढ़ावा दिया है, तो बिल्कुल सही है। और बैंकों के पास तरलता में वृद्धि हुई, ये भी सही है फ्रेंड्स। और सरकारी सुविधा की पहुंच आसान हुआ है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था, इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, मतलब सभी सत्य कथन है। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गैर कृषि में क्या क्या है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो जिन क्षेत्रों में स्वस्थ समृद्धि की संभावना होती है उसे गतिशील उपघटक कहते हैं। और गतिशील उपघटक में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन शामिल है। तो इसका आंसर है सही, दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारत में पशुधन में सबसे अधिक भाग किसका है। तो पशुधन में सबसे अधिक मुर्गी पालन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और भारत में पशुधन में सबसे बड़ा अंश मुर्गी पालन का है और मत्स्य पालन पशुपालन का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मत्स्य पालन है तो मत्स्य पालन पशुपालन के हिस्सा नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण के कार्यों में क्या सम्मिलित है। पर्यावरण के कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है। तो नवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना, अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना और अवशेषों को समाहित करना, जीवन का पोषण करना और सौंदर्य विषय सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी शामिल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा पर्यावरण में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक उष्णता के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों में शामिल है, क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स। तो पर्यावरणीय अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, आपदा के कारण धन व्यय और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है। नेक्स्ट है जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक शामिल है। तो जीडीपी की परिभाषा में क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नियत समय अवधि और देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन और विदेशों द्वारा देश की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन। तो 1, 3, 4 ये है फ्रेंड्स, जिसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय ये नहीं है, क्योंकि देश के नागरिक विदेशों में अर्जित लाभ देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित लाभ को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अमाउंट भेजते हैं ना तो वो चीज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या कमा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस और डैश में विदेशी से प्राप्त निवल आय, खाली स्थान पे क्या होगा। तो इसका आंसर होगा मूल्यह्रास। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल होगा, तो ध्यान रखिएगा बाजार कीमत। नेक्स्ट है साधन, इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पादन माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी, ध्यान रख लीजिए, ये साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। और स्वतंत्र के पश्चात 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान किया गया था और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और 1951 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 1948 और 49 के लिए राष्ट्रीय आय कितना था? तो राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ था, जबकि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 246.9 रुपीज़। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा को अपनाने के लाभ क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें मुद्रा को लंबे समय तक संचित किया जा सकता है, क्योंकि वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु पहले जो प्राचीन में होता था ना, उसमें पैसे नहीं, मुद्रा नहीं होते थे ना, तो पहले वस्तु विनिमय होता है था। किसी के पास चावल है तो किसी के पास गेहूं है, तो दोनों को एक्सचेंज कर लेते थे, उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो उसको क्या है, तो लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मुद्रा को लंबे समय तक स्टोर करते हैं। मुद्रा की संचयी लागत कम होता है और मुद्रा किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है भारत को अपने केंद्रीय बैंक किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में प्राप्त हुआ था। इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वे मंदे जिनकी एक फर्म स्वामी होती है अथवा जिनका फर्म दूसरे पर हक रखती है, उसे क्या कहते हैं? तो अस्थियां कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अस्थियां वे मंदे होते हैं, अस्थितियां वह मंदे होते हैं जिसकी एक फर्म स्वामी होता है अथवा जिसका फर्म दूसरे पर हक रखती है। नेक्स्ट है नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है CRR, और प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है, तो ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में आरबीआई में के पास रखा जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। नगद कोष अनुपात CRR जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नगद रुपये में रखा जाता है, न कि सिर्फ आरबीआई में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25। बजट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा, जिसको फेस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है? तो 4.9 रखा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। फेस्कल डेफिसिट जरूर पूछता है, राजकोषीय घाटा जरूर पूछता है। अगर PYQ करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है फ्रेंड्स, हॉट क्वेश्चन है ये। तो कितना रखा गया है? तो 4.9 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और 2023-24 में संशोधित अनुमान का और 2024-25 में बजट अनुमान का कितना है? तो राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट संशोधित में कितना है? तो 5.6 है, जीडीपी का 5.6 है, और 24-25 में अनुमान कितना है? तो 4.9 है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, 1 मार्क्स आपको दिलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना? तो 16 करोड़ 6,070 करोड़ है, और यहाँ पे 16,13,312 करोड़ है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी कितना है? तो जीडीपी 3 कैसे याद कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ये अमाउंट होता है, तो 326 ऐसे 3 डिवाइड करके याद करेंगे तो हो सकता है याद हो जाए। तो 326,36912 करोड़ रुपया है और आकलित किया गया है। और यहाँ पे सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.9 तक लाने का लक्ष्य रखा है। अभी कितना है? तो 4.9 है, ठीक है। और लाने का लक्ष्य कितना रखा है? तो 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो देख लीजिएगा, 4.9 से 4.5 लाने का लक्ष्य रखा है, तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों कथन सही है।
नेक्स्ट है बजट 2024-25। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो ये उधार और अन्य देश से ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो उधार और अन्य देश से 27%, आयकर इनकम टैक्स से 19%, माल और सेवा कर जीएसटी से 18% और निगम कर से 17% है। तो सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है फिर? तो उधार और अन्य देताएं से। नेक्स्ट है बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकता को परिकल्पना की गई है? तो ये 9 प्राथमिकता दिया गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकता दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है? तो विकसित भारत की दिशा में 9 बजटीय प्राथमिकता। तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन है। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, और विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के लिए सुधार। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इसमें 9 बजटीय प्राथमिकता है, तो 9 स्तंभ है। तो ये इसमें से क्या होगा? तो 3 स्तंभ दे देगा, 3 देगा और एक किसी और नहीं देगा, मतलब गलत देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है बजट 2024-25 में देश के पूर्वी क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए मिशन पूर्वोदय। ध्यान रखिएगा, बजट 2024-25 में देश के पूर्वी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा पूर्वी क्षेत्र के बारे में बोल रहा है कि चहुमुखी विकास के लिए मिशन पूर्वोदय नामक योजना प्रारंभ की गई है। इसमें निम्नलिखित में से किन राज्य को शामिल किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 6 को, तो 5 मतलब 5 उत्तर प्रदेश को नहीं शामिल किया, बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र को चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार किया है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार इसमें इंक्लूड है ना, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या था, फिर से मैं बता देती हूँ कि मिशन पूर्वोदय में बिहार को भी शामिल किया गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि को। नेक्स्ट है बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना के तहत कितनी आय तक शून्य कर दिया गया है? तो कितनी आय तक शून्य किया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है 0 से 3 लाख तक। ध्यान रखिएगा, इसमें 0 से 3 तक क्या किया है, 0 से 3 लाख तक क्या किया है फ्रेंड्स? तो ये नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स है, जिसमें 0 से 3 लाख तक जो इनकम होता है ना, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। और 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर से अधिक में कितने हैं? तो 30% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास पे सर्वाधिक दिया गया है। फिर ध्यान रख लीजिएगा, ग्रामीण विकास पे सर्वाधिक बजट दिया गया है, जिसमें बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय कितना है? तो रक्षा पे सबसे अधिक है। रक्षा पे कितना है? तो 4,54,773 करोड़। उसके बाद ग्रामीण विकास में यहाँ पे ग्रामीण रक्षा नहीं है, रक्षा रहता तो रक्षा का आंसर हो जाता। ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ और कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में 1,51,851 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ है और शिक्षा के लिए 1,25,638 करोड़ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो बजट 2024-25 के लिए कृषि और इनके जुड़े क्षेत्रों के लिए कितनी राशि दिया गया है? तो 1.52 लाख दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो अभी हमने देखा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा होगा?
तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी विवरण का वर्णन किया गया है। तो बजट संबंधी विवरण का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें क्या हुआ, तो वार्षिक वितरण वार्षिक करके है, उसमें बजट का नाम नहीं है लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो इसलिए वो तो सही हुआ। और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल कार्य करते हैं, तो वो गलत है। और अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक का प्रावधान नहीं है, तो ये सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, तो ये तो सही था। और वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग DEA बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था, तो कि राजस्व विभाग है, तो ये राजस्व विभाग नहीं था, आर्थिक कार्य विभाग था फ्रेंड्स, इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सत्य कथन चुनना है। तो वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में भारत के चालू खाता घाटा की कमी आई है, तो ये सही है। और 2022-23 में की तुलना में 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2022-23 में भारत का चालू खाता घाटा 67 बिलियन USD था, जो GDP का 2% था। और 23-24 में घटकर 23.2 बिलियन USD हो गया, जिसमें GDP का 0.7% है, तो ये तो कम गया है। 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 थी, जो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे निचला स्तर था। और खाद्य मुद्रास्फीति 2023-24 में 6.6 से बढ़कर 2022-23 में 6.6 से बढ़कर 2023-24 में 7.5 हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2023-24 में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि पूछ रहा है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9.5%। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में GVA स्थिर कीमतों पर 2019-20 के कोविड के पूर्व स्तर पर 25% से अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 9.5। नेक्स्ट है 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55% है, ध्यान रखिएगा। तो कितना है, तो सेवा क्षेत्र में 55% है। ठीक है, देखिए सेवा से 55% है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय जैसी सेवाओं की मांग एक बड़ी और युवा आबादी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है 31 मई 2024 तक भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कितना हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 45%। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि में गिरावट देखी गई है। और कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशु तथा मत्स्य पालन दोनों में वृद्धि देखी गई है। तो सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। भारत में कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में 4.2 की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है। कितना, तो 4.2%। 2023-24 में यह क्षेत्र 1.4% की दर से बढ़ा है, जबकि 22-23 में यह वृद्धि दर 4.7 थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मानसून देर से आया और कम बारिश हुई, जिसके चलते खाद्य उत्पादन में कमी आई है। पशुधन और मत्स्य पालन जैसे संबंधी गतिविधियों ने पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। और 2014-15 और 2022-23 के बीच कृषि सकल मूल्य वर्धित में पशुओं की हिस्सेदारी कितनी है। तो पशुओं की हिस्सेदारी 24.3% से बढ़कर 30.4% हुई है, जबकि मत्स्य पालन में हिस्सेदारी क्रमशः 4.4 से बढ़कर 7.3 हो गई है। नेक्स्ट, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। ध्यान रखिएगा, तो भारत विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार में 8% की उपलब्धता रखता है, तो ध्यान रखिएगा। देश में लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस की भारी भंडार है और विश्व के समस्त लौह भंडार में 8% है।
नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। तो मुद्रा अवमूल्यन करने से क्या होता है, तो मुद्रा अवमूल्यन करने से देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है अवशोषी क्षमता। अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या होता है, तो अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता को अवशोषी क्षमता का अर्थ कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें 7 कथन चुन रहा है। फिर तो वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसका 7 कथन होगा क्या, तो देख लेते हैं। तो 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक CO2 तथा CH4 मीथेन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के होता है, और के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149% की वृद्धि हुई है। और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1997 में हुआ है, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की कमी करने से संबंधित कौन है, तो क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। दोनों कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है, तो कृषि विपणन प्रक्रिया में भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और पैकिंग और वितरण, ये सभी है कृषि विपणन प्रक्रिया में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो भंडारण भी करना है, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वितरण, ये 4-5 चीज देखना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना में क्या है फ्रेंड्स, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RBI सहकारी और RRB सहकारी है फ्रेंड्स, और व्यवसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फल सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो फल सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये द्वितीय है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के लिए उत्पादन में आज विश्व का अग्रणी देश में माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जियां के उत्पादन में हमारे विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ अवस्थित है, तो केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया नागपुर में, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन क्या होगा, तो अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा है कि भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो सत्य कथन इसमें दोनों सत्य कथन नहीं है, दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं कर पाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में भी 1 घंटे का रोजगार नहीं कर पाता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को 3 स्रोतों में है, इसमें भारतीय जनगणना की रिपोर्ट, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट जो PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़ों से होता है। भारत की कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कृषि में फैले बेरोजगारी को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, प्रश्न ना कि संरचनात्मक बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए दोनों कथन गलत हो गया था। नेक्स्ट है PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना। PM सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन चुनना है फिर। तो छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए योजना लाई गई है, तो ये सही है। और इसमें 1 करोड़ घरों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो 200 यूनिट नहीं है फ्रेंड्स, ये 300 यूनिट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है।
देखिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए बोल रहा है। और इसमें 75,021 करोड़ रुपए के कुल व्यय के परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना संबंधित है। अमृत धरोहर योजना संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। नेक्स्ट है MAHIR मिहिर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा है, तो ध्यान रखिएगा। और मिहिर मिशन का होता है विद्युत मंत्रालय है, और तो हम लोग देख लेंगे विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे सत्कथन चुनना है, तो यह सहकारिता मंत्रालय की योजना है, तो ये सही है, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। और इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 75% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 75% नहीं है, ये ना 50% है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक खरीदने के लिए 50% की वित्तीय प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किसका है? तो सहकारिता मंत्रालय का है। नेक्स्ट है निजुत मोइना योजना किस राज्य से संबंधित है? तो निजुत मोइना असम से होना चाहिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम। यस, निजुत मोइना योजना असम से है। और उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना तथा लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय मापने की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन। तो जनवरी 2015 से 18 तक आर्थिक समृद्धि तथा विकास को सकल मूल्य संवर्धन के आधार पर मापा जाता था, तो ये सही है। और 2018 में देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पादन का उपयोग का निर्णय आरबीआई द्वारा लिया गया है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है, आरबीआई द्वारा ली गई है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम इक्वल टू ए बटा कुल जनसंख्या है, तो ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम कैसे निकालते हैं? तो राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए क्या क्या प्रयोग की जाती है? फिर तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि को मापा जाता है राष्ट्रीय आय के लिए। आयात विधि और निर्यात विधि को नहीं इंक्लूड किया जाता है राष्ट्रीय आय के लिए। फिर तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3, 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट है आय विधि राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में होता है। नेक्स्ट है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो ये किसके कैसे होता है? तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जाता है आर्थिक समृद्धि में फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। पूंजी निर्माण दर और जीवन स्तर में सुधार, ये आय समृद्धि में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, तो ये सही है। और आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तनों से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है। इसमें असत्य कथन चुनना था, तो कोई भी इसमें असत्य कथन नहीं है, ठीक है।
इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। फिर फ्रेंड्स मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी है मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है, जब मंदी के पश्चात अर्थव्यवस्था के विकास अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिणाम में रिकवरी होती है तो उसे इकोनॉमी रिकवरी कहते हैं। तो उसे क्या इकोनॉमी कहते हैं फ्रेंड्स? तो के शेप का इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर या समय या परिणाम में रिकवरी होती है तो उसे के शेप इकोनॉमी रिकवरी कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्र उद्योग या लोगों के समूह में समान रिकवरी के सिद्धांत के विपरीत होता है। के शेप इकोनॉमी क्या होता है? तो के शेप इकोनॉमी रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद के मौलिक रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन की अवस्था में निम्नलिखित में किन्हें लाभ होगा? तो ये हो जा लेनदार को ज़्यादा लाभ होता है, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुद्रास्फीति की अवस्था में किन्हें लाभ होता है? तो लेनदार को लाभ होता है फ्रेंड्स। मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत पर स्तर में वृद्धि की स्थिति होती है, और जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। ठीक है, जब क्या होता है? तो जब कीमतों में समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या नुकसान होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाई गई थी? तो औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 में पारित किया गया था। अपना ध्यान रखिएगा, औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था। इस नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करने पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। व्यापार ब्याज भुगतान पर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्याज भुगतान पेंशन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को संवैधानिक स्थानांतरण आदि को सम्मिलित किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि अधिक है, तो ये गलत है। बाकी क्या क्या सही है तो वो देख लेते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ जाता है और इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो ये दोनों सही है। जबकि गलत कौन था? तो गलत का आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति FCI, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से डी। इसका आंसर सभी होता है फ्रेंड्स। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्रा परिसंपत्ति सोना, विशेष आहरण अधिकारी SDR और आरक्षित स्थिति RTP यानी उपयुक्त में से सभी शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की अधिनियमित करने की सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। SBA राघवन समिति। तो SBA राघवन समिति क्या कहा था? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये SBA राघवन समिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था, ध्यान रखिएगा। विजय केलकर समिति गठन कब हुआ था? तो विजय केलकर समिति गठन भारत में मौजूद सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल
का अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किया गया है, तो ध्यान रखिएगा पीपीपी मॉडल के लिए कैसे, तो विजय केलकर समिति। और 2012 में संगठित सी रंगराजन समिति, तो ध्यान रखिएगा सी रंगराजन समिति कब गठित हुआ था, तो 2012 में। का संबंध गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है सी रंगराजन समिति का, ये तीनों पूछता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो ये 8वीं था, फिर ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता देना था, ध्यान रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना जो 1974 to 78 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, इसी में नारा था गरीबी हटाओ, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं थी, ये 4 साल की ही थी, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद उसको बंद कर दिया गया था। और मानव संसाधन विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना के थ्रू रखा गया था, और ये 1992 से 97 तक चला था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी, तो ये यूनियन बजट 1992-1993 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो इसका NSSO करता है, फिर इसका आंसर हो जाएगा बी। NSSO गरीबी रेखा के नीचे को निर्धारित करने के लिए संगठन बना है, तो NSSO ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सांख्यिकी कार्यालय CSO को एकीकृत कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बन गया है, तो ध्यान रखिएगा। पहले NSSO था ना, उसको अभी NSO से माना जाता है। 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को SCO को एकीकृत कर दिया गया है फ्रेंड्स, तो अभी उसी का नाम बदल करके NSO आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट समिति और विषय है मिलान करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ये काम करते हैं ना हम लोग, यहीं पे मिलान कर लेते हैं। तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से होता है, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। स्वामीनाथन समिति तो जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन जनसंख्या नीति। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, और राजा चेलैया समिति कर सुधार, तो ध्यान रखिएगा राजा चेलैया समिति कर सुधार, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, और भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, ध्यान रखिएगा। ये सब पूछ देता है समिति से फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया है, तो भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय बजट 2005-06 से क्या किया है, तो जेंडर बजटिंग शुरू कर दिया है भारत ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना, हालांकि पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से अभी भी पूछते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एकीकृत ग्रामीण विकास बैंक को छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या है, तो 1980 से 85 है, ध्यान रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का डेट काल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1980 से 85। और छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 2 अक्टूबर 1980 से, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत था, तो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत कितनी थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 31%, ठीक है। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी, तो 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो 68.8% है। तो ये पूछता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना
प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पूरा का क्या होता है फ्रेंड्स? तो पूरा यहाँ पे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा की संकल्पना दिया था। इसके अंतर्गत भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरा का किया गया था, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एक पूछता है, ये आया होगा PYQ अगर आप किए होंगे तो अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, ये तो नहीं है, लेकिन असंगठित क्षेत्र है ना, वो मुद्रा राष्ट्रीय आय में गणना करने में क्या है, तो ये समस्या का कारण बनता है। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम। ये भी क्वेश्चन पूछा है, PYQ में आपको मिला होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सीमांत कृषि भूमि जोत कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्य जोत कितना है? तो 2 से 4 हेक्टेयर। और मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर। और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षमता उपागम, ध्यान रख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि आय से की गणना की है? तो VKRV राव। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा, आपको PYQ किए होंगे तो मिलेगा। ये बहुत बार पूछा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि आय की गणना की है? तो VKRV राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले VKRV राव विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदाजा राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की गई है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में की थी। इसके आकलन के अनुसार भारत में 1867 to 68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे पूछते ना कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो ये VKRV राव किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ये भी बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला है हेराल्ड डोमर मॉडल, ध्यान रखिएगा, और ये 1951 से 56 के बीच में हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पे था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यहाँ पे ये भी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो इसका होता है स्टाम्प शुल्क, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किसी भी PYQ बुक देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी टाइम कहीं से चुरा के बनाना पड़ता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, बैंक दर का आशय क्या है? तो बैंक दर का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारित ब्याज दर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों में विदेशी के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मसाला ब्रांड। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया? तो ये 31 मार्च 1997 को, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पे अर्थोपाय अग्रिम योजना प्रारंभ की गई है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वर्ष 1997 में एस तारापोर, ये ना अभी मैं इडिटेरिया का फुल इंडियन टेस्ट था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। तो एस तारापोर की अध्यक्षता में रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के हेतु समिति गठित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो 1997 में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग ना देख लिए थे 90 तक तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, और 91 का है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं पूछा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्टि आर्थिक वृद्धि। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई थी, और इसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं समावेशी आर्थिक विकास हासिल करना। ठीक है, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में योजना अवकाश की अवधि, एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 तक था, जो प्रथम योजना अवकाश था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ऐसे 3 योजना अवकाश हुई है भारत में। तो भारत में योजना अवकाश का कालखंड 1966 से 69 था। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? तो भारत पाक संघर्ष एवं सूखे की समस्या थी, जिसके कारण संसाधनों में कमी एवं मुद्रास्फीति में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, ये ध्यान रखिए, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। जब भी देखिए, भारत में अनवरत योजना का कार्यकाल 1978 to 80 था। अनवरत योजना को ही रोलिंग योजना कहा जा रहा है, और यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार पार्टी ने की थी। ध्यान रखिएगा, और के द्वारा जनता सरकार पार्टी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में इस योजना को बंद कर 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, जो तृतीय आपातकाल हुआ था ना, उस टाइम जब हुआ था, सरकार चेंज हो गए थे, तो उस टाइम में ये हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा रोलिंग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है? नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्याज दर नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं है। ध्यान रखिए, और जबकि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण क्या है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण है। ध्यान रखिएगा, और कौन सा नहीं? तो ब्याज दर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन इकोनॉमी प्लानिंग विषय क्या है? तो आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, श्रम संघ, वन आदि विषय भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किससे समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात। आंसर डी हो गया। जिस प्रकार विभिन्न उत्पादों के निर्यात से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसी प्रकार भारत में विदेशी यात्रा एवं पर्यटन से देश की आय में वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निर्यात जैसी ही होती है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में। तो कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो SDR को जाना जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा,
एसडीआर को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है और एसडीआर को आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एसडीआर को आईएमएफ द्वारा बनाया गया है। आरंभ में एसडीआर को 0.888671 ग्राम सोने के बराबर निर्धारित किया गया था, जो उस समय के $1 के बराबर था। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश वुड प्रणाली के खत्म हो जाने पर एसडीआर को मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। इस टोकरी में डॉलर, यूरो, युआन चीन के है और येन जापान पाउंड को रखा गया है। तो इसमें कितने, तो 1, 2, 3 और 4, 5 चीज़ों को रखा गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है और दूसरा है मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें सही ही पूछ रहा था। ठीक है, अगर इसमें कोई सही गलत नहीं, यहाँ पे सही पूछ रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है गिग इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गिग इकोनॉमी का सही कथन इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो गिग इकोनॉमी में श्रमिकों को एक ही परियोजना के लिए काम पे रखा जाता है और भारत में 50% से अधिक नए रोजगार गिग इकोनॉमी कंपनियों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लिप्स वर्क, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स पीवाईक्यू में और अभी जो इनका सेट जुनून सेट जो 1 आया है फुल लेंथ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो फ्लिप वक्र का संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से, ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से। ठीक है, इसका आंसर है सी, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से फ्लिप वक्र को संबंधित दर्शाता है। तो ये एग्जाम में पूछता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित फिलिप्स वक्र ब्रिटेन के 1861 टू 1957 के अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित है और फिलिप वक्र बेरोजगारी दर, मौद्रिक मंजूरी और वृद्धि, मौद्रिक क्या है यहाँ पे, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की दर से संबंधित स्थापित है। इसमें स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया गया है। नेक्स्ट, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ये पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। और शेयर पूंजी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर की बिक्री से प्राप्त होता है और लाभांश कंपनी द्वारा अपने शेयरों को दिया जाता गया लाभांश होता है। ऋण कंपनी द्वारा लिए गए ऋण जैसे कि बैंकिंग ऋण, बैंक ऋण और बॉन्ड होता है। अनुदान सरकार या अन्य संगठनों द्वारा दिया गया अनुदान। संपत्ति बिक्री क्या होता है, तो संपत्ति कंपनी की संपत्ति बिक्री से प्राप्त होता है और पूंजीगत अनुदान सरकार या अन्य संगठनों द्वारा किए गए पूंजी अनुदान। विदेशी निवेशों द्वारा कंपनी में किए गए निवेश और आंतरिक संचय क्या होता है, तो कंपनी की आंतरिक संरचना से प्राप्त इन सभी स्रोतों को प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस ए प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति। तो ए क्या है, ए राजस्व प्राप्ति है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, इसका राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय नहीं, राजस्व प्राप्ति, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो सकल राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजन पूंजीगत प्राप्ति। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये हमारा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एडम स्मिथ, और हमारे वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प होता है ना तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन द्वारा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है, तो ये एडम स्मिथ का है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है।
और इसमें किस पूछा था कि नेशन द्वारा किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और एडम स्मिथ द्वारा 1776 में प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट, सरकार जब व्यय में वृद्धि या करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में डैश होती है, खाली स्थान को क्या है तो वृद्धि होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। सरकार जब व्यय में वृद्धि या करों में कटौती करती है तो समस्त मांगों में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चालू खाता के घटकों में शामिल है, क्या क्या शामिल है चालू खाता के घटकों में, तो वस्तु का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार और प्रेषित धन, ये सभी शामिल है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये देखिए मैप दिया हुआ है, आप मैं पीडीएफ दे दूंगी तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पूंजी खाते के घटक में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट अदायगी संतुलन बीओपी किस एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच किस निश्चित समयावधि के लिए वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का वितरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी विनिमय की मांग के कारण है, विदेशी विनिमय की मांग के कारण क्या है, तो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग, विदेशों में उपहार भेजना और दूसरे देश की वित्तीय संपत्तियों खरीदना, तो ये तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशी विनिमय। और नेक्स्ट है दीर्घकाल में विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर के संबंध में पूर्वानुमान करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रय शक्ति समता, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, तो जुड़वा घाटा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इफ्को क्या है, तो इफ्को एक भारतीय कृषि उर्वरक सहायता लिमिटेड को इफ्को कहते हैं, और वो इफ्को क्या है तो भारतीय कृषि उर्वरक सरकारी लिमिटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें लिखा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था की मंदीग्रस्त होने की सूचक है, तो बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है, तो ये सही है। और बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देय होते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करता है कि केंद्र बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो बैंक दर में वृद्धि, तो बैंक दर में वृद्धि क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, तो वो चीज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार की ब्याज लागत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए वे अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले आधारों या अग्रिमों पर ब्याज दर को बढ़ा देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो ए, आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें कृषि, लघु, माइक्रो एवं छोटे उद्यम तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। तो ये क्या होता है, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना क्या होता है, तो ये मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी नीति असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारी बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो अल्पकाल में बोल रहा है, फिर ध्यान रखिएगा, दीर्घकाल और अल्पकाल दोनों होता है। तो अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं रेपो दर। ध्यान रखिएगा, रेपो दर। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और रेपो दर का अर्थ क्या होता है? रीपर्चेसिंग रेट। ध्यान रखिए आप, पुनः खरीद दर। इसका मतलब ये होता है कि वाणिज्य बैंक केंद्र बैंक से पैसा उधार लेता है और बाद में एक निर्धारित समय अवधि के बाद उन्हें वापस चुकाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसाइडर ट्रेडिंग संबंध है। तो इंसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, शेयर बाजार से। नेक्स्ट है, इंसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हो सकते हैं, क्या क्या शामिल है? तो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, निदेशक मंडल के सदस्य और बाहरी लोग जो कंपनी के अंदरूनी लोग के साथ संबंधित है, तो ये भी शामिल हो सकते हैं। और इंसाइडर ट्रेडिंग का प्रकार क्या होता है? तो स्वयं के लिए व्यापार करना, दूसरों को जानकारी देना और साजिश भी करना होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा। अभी क्या होगा फ्रेंड्स कि 20 से 121 से 50 तक करंट अफेयर होगा जो 31 जुलाई से 30 जुलाई तक का है। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेलिस्ट पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आप जा करके उसको वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताएंगे, नहीं तो फिर उसको स्किप करते जाएंगे क्योंकि वो डिटेल्स वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर जो ईडूटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट करके वीडियो है। तो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है? तो यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमानी की है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 2 का गलत है, पहला सही है। बैठक में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भाग लिए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना 97 में हुआ था। सदस्यों की संख्या 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल, भूटान शामिल है। मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का? तो ये बांग्लादेश, ढाका के बांग्लादेश जो राजधानी है उस वहाँ पे है। नेक्स्ट है, वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो कटारगामा एसासा महोत्सव किस देश में मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो उर्सुला वान डेर लेन को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो ये गलत हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और ये दूसरा है इसमें रॉबर्ट मेट्सोला को दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुना गया, तो ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 जुलाई 2024 को जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेन को यूरोपीय संसद को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये उर्सुला वान डेर दूसरे कार्यकाल के यूरोपीय सदस्य चुने गए हैं। और नेक्स्ट है, माल्टा की राजनीतिक रॉबर्ट मेत्सोला दूसरी बार यूरोपीय संसद के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। नेक्स्ट है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन पूछ रहा, तो यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये फ्रेंड्स द्विपक्षीय नहीं, ये बहुपक्षीय अभ्यास है और यह मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर में आयोजित किया गया है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ईडूटेरिया का ईयरली बुक आया है ना, जिसमें सेट नंबर 1 और 2 तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये उलन-बटोर में हुआ है, मंगोलिया की राजधानी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सर्च जीटीपी कौन है? तो सर्च जीटीपी लॉन्च किया है, तो किस कंपनी ने किया है फिर? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई, आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन चुनना है। तो बिहार हिंदी में मेडिकल पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया, तो गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश हो चुका है। और वैश्विक आईआईटी कंपनी HCL ने बिहार के पटना में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें गलत ही कथन पूछ रहा था, ठीक है। दूसरा राज्य बन गया, पहला मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो सत कथन क्या होगा, तो इसमें सारा कथन गलत है फ्रेंड्स, सभी कथन गलत है, तो गलत पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है। तो बिहार राज्य की सरकारी स्कूलों की शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिए, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष लॉन्च किया है। और 24 जुलाई 2024 को प्रोफेसर रामचंद्र राय निर्विरोध बिहार विधानसभा परिषद की उपसभापति हैं। तो बिहार विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है, तो प्रोफेसर रामचंद्रन राय हैं, राम बच्चन राय है, माफ कीजिएगा, राम बच्चन राय हैं। और वीर नारी सम्मान समारोह 2024 दानापुर पटना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि माउंट किनाबालू कहाँ है, तो ये मलेशिया में है। विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो लक्ष्मी झा। ये भी आपको जो सेट नंबर 2 है ना, एडुटेरिया का ईयरली, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें और यहाँ पे राज्य है और राज्यपाल है, तो ये भी क्वेश्चन आपको उसमें मिल गया है, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम का है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ का रमन डेका और मेघालय का सी विजय शंकर हैं, ध्यान रखिएगा, नवनियुक्त हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत कथन चुनना है। तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। तो ये वर्तमान नहीं है फिर, ये पहले थी, अब वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नया राजदूत कौन बने, तो विनय मोहन क्वात्रा। तो ये पहला तो गलत है। और पूर्व विदेश सचिव विक्रम मिश्री, तो विक्रम मिश्री को जुलाई 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया। तो ये क्या किया है ना, इसमें दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो अभी विदेश सचिव जानते हैं कौन है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। और जो अभी हमने जस्ट देखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA में राजदूत कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। तो दोनों को इंटरचेंज किया था, इसलिए दोनों का कथन गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये भी क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन चुनना है। तो वर्ष 2027 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो भारत 2027 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो गलत कथन पूछ रहे, तो ये गलत है। और बांग्लादेश 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा, तो ये भी गलत है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2025 और 27 में होने वाले द्विवार्षिक पुरुष एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की है, ठीक है। और भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। ध्यान रखिएगा कि भारत क्या है, तो भारत T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा भारत। और बांग्लादेश 2027 में एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो एक दिवसीय एशिया पुरुष कप की मेजबानी बांग्लादेश करेगा, T20 का करेगा भारत। तो इसमें क्या किया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए दोनों कथन गलत है। और गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसे 1 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। और दूसरा कथन है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स की किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। तो ये सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला गलत क्यों है, तो ये कब हुआ है, तो पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को हुआ है फ्रेंड्स, ना कि 1 जून 2022 को। तो 22 को नहीं, ये 20 को ही हो गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नन्हे फरिश्ते, पहले तो ये ध्यान रखिए कि नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया है। और ये रेलवे स्टेशन पे भटकते या खोए हुए बच्चों को बचाने और पुनर्वास करना है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डोपिंग शुल्क लगाने वाला कौन सा देश विश्व स्तर पे पहले स्थान पे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन 2024 जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एंटी डोपिंग शुल्क लगाने में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पे पहला स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? तो आइडियाज फॉर लाइफ पहल केंद्रीय पर्यावरण और एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, आइडियाज फॉर लाइफ पहल केंद्रीय मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने किए हैं। नेक्स्ट है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत को सूची में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और सिंगापुर को सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो बिल्कुल गलत है, सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, ठीक है। और हालांकि सिंगापुर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के साथ सूची में सबसे ऊपर है, दूसरा स्थान पर नहीं था, इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है और बजट का कुल परिव्यय 48.21 लाख करोड़ है, तो 48.21 लाख करोड़ है। और भारत नेपाल को अधिकतम विदेशी सहायता प्रदान करेगा, तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है लेकिन तीसरा गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि नेपाल को नहीं वो भूटान को देने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है लेकिन दूसरा गलत है। यहाँ ध्यान रखिएगा कुल परिव्यय कितनी है, तो 48.21 लाख करोड़ है। नेक्स्ट है नेपाल में नई सरकार के गठन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो केपी शर्मा ओली दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो दूसरी बार नहीं, ये चौथी बार बने हैं, तो पहला गलत हो गया। और नई सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिन और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, तो ये सही है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, तो दूसरा और तीसरा सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। और पहला गलत है क्योंकि वो चौथी बार बने हैं, ना कि दूसरी बार बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे तीसरी बार बता रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप नेट रोड पे देखेंगे ना तो ये चौथी बार दिखेगा, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक बार आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि क्या हुई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में पिछले 5 वर्षों में कृषि और संवर्धन क्षेत्र, ध्यान रखिए कृषि और संवर्धन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.18, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 4.18% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट 19 को विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऑप्शन में क्या है, तो इस सत्र की मेजबानी भारत ने पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में दिल्ली में करेगी और सत्र के दौरान दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। और अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली जो मोइदम को भारत में 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची किया गया है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 सही है क्योंकि भारत दिल्ली कर रहा है 46 में यूनेस्को का और 24 से विश्व धरोहर शामिल भी किया गया, लेकिन मोइदम जो है ना असम में वो 43वें हैं फ्रेंड्स, ना कि 44वें, इसलिए वो गलत हो गया था।
मोइदम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची किया गया है, न कि 44वें। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत द्वारा पहली बार 21 से 31 जुलाई के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो किसको? तो यूनेस्को विश्व धरोहर के 46वां सत्र को। तो ये भी ध्यान रखिए कैमा सत्र है और कब से कब तक है और कहाँ हुई है और क्या क्या हुआ है उसमें। तो ये सारे कुछ ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रिक जो यहाँ पे G20 का हुआ था ना, तो ये 68 में पूछ लिया था, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। तो सेबी ने प्रतिभूति बाजार निवेशों की सहायता के लिए सेवा चैटबोट नामक एक आभासी सहायता लॉन्च किया है। तो सेवा चैटबोट किसका है? तो सेवा चैटबोट सेबी का है, फिर ध्यान रखिएगा। और सेबी की स्थापना 1990 में हुई थी, तो ये गलत है। फिर सेबी की स्थापना 1988 में हुआ है, ना कि 90 में हुआ, तो वो गलत हुआ। और सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई में है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है लेकिन दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट है वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए ग्रीन जिंक ब्रांड का नाम क्या है? तो इकोजेन है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इकोजेन। नेक्स्ट है खार्ची पूजा माफ कीजिए, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो त्रिपुरा में मनाई जाती है, ध्यान रखिए, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार हरेला पर्व किस देवता की पूजा से जुड़ा है और हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगवान शिव, और सावन में मनाया जाता है हरेला। और हरेली पूछे ना, तो हरेली छत्तीसगढ़ का है, फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश में किस बंदरगाह को परिचालन अधिकार हासिल कर लिया है? तो मोंगला बंदरगाह, ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक GEP जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड बना है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना या लाडला भाऊ योजना शुरू किया है? तो भाई को भाऊ बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा शुरू की गई अस्मिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अस्मिता परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकों को विकसित करना, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है 50 का, फ्रेंड्स, कि किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत की है, फिर ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ADPC की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, ध्यान रखिए। और 2024-25 में तो ये भारत ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, जिसकी घोषणा 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई है। यह वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो गया है, फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और हमारे वीडियो से कोई भी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ना, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।